the reaction is SN1 and SN2. In the previous lectures, we have studied about the SN1 mechanism and the SN2 mechanism with the chemical properties of the nucleophilic substitution reaction. Now we will study how to find out whether the reaction is SN1 and SN2. Hello, this is Pankaj Singh and you are welcome to the C for Chemistry class. Before we begin, please subscribe the channel and also hit the like button if you like my videos. So now let's start the topic कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई रिएक्शन जो है वो SN1 है या SN2. दैट मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वो यूनिमोलिकुलर फॉलो करता है पाथ या फिर वो आपका बायोमोलिकुलर करता है. तो इसको देखने के लिए, क्योंकि हमने डिटेल स्टडी हमने लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी कि किस तरीके से SN1 मैकेनिज्म में टेक प्लेस करती है और SN1 मैकेनिज्म के अलावा SN2 मैकेनिज्म भी हमने डिटेल में देखी है, in which we have studied about the mechanism in detail and the conditions. What are the conditions possibly used for the SN2, which are the conditions followed for the SN1. Now before going for this lecture, I would like to recommend, मैं एक रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उस लेक्चर को जरूर देखिए जो लेक्चर इससे पहले के बने हुए हैं, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म. मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, तभी इस टॉपिक में आइएगा क्योंकि ये टॉपिक उन लेक्चर्स के बाद है. In this lecture we will study how to identify the path of the SN1 and SN2. बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ वेरी डिफिकल्ट, दे आर ऑलवेज फाइंडिंग द डिफिकल्टी इन फॉलोइंग द पाथ ऑफ SN1 एंड SN2. सो हियर वी हैव अ सॉल्यूशन हियर कि कैसे पता करें कि कोई रिएक्शन आपकी SN1 है या SN2 फॉलो करेगी. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल होता है. कुछ इफेक्ट है, कुछ रूल्स हैं छोटे से, हमें उनको ध्यान में रखना होगा, कुछ ट्रिक्स हैं. तो उन ट्रिक्स के बेस में हम जज करते हैं कि कैसे कोई रिएक्शन SN1 फॉलो करेगी और कोई भी अल्काइल हैलाइड SN2 फॉलो करेगा. देखिए, प्रोडक्ट तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि SN1 और SN2 कैसे बनेगा. दोनों ही जो है पाथ जो है, दे आर बोथ लायबल एंड दे आर वेरी यूजफुल. सो लेट्स सी हाउ द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड. इन द न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट इन द स्लोएस्ट स्टेप. देखिए, SN2 और SN1 में हमने देखा है कि SN1 में जो है 2 स्टेप में रिएक्शन होती है. इन द SN2 रिएक्शन वी हैव स्टडीड देयर इज ओनली अ स्लो स्टेप. एक ही स्टेप होता है जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आती है और उस ट्रांजिशन स्टेट में हम कोई भी कार्बन कैटायन नहीं देखते हैं. ये आपको याद रखना है कि इन SN2 वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ द कार्बन कैटायन. वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, एक ऐसी स्टेज आती है जिस समय कोई अल्काइल हैलाइड या कोई अल्काइल हैलाइड अगर रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसी समय में न्यूक्लियोफाइल की एंट्री भी होती है. तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि केयरफुली हमें ऑब्जर्व करनी कि वेन एवर देर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कम्स. सी, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल से भी समझ सकते हैं कि रिएक्शन आपकी SN1 होगी या SN2 होगी. तो इसको समझने के लिए, अगर रिएक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है तो वो रिएक्शन SN2 होगी, बट वो SN1 नहीं होगी. प्लीज रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इफ अटैक, तो दैट रिएक्शन वुड विल फॉलो द पाथ ऑफ SN2, नॉट द SN1. लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रमोट करता है SN1 को, नॉट SN2. तो यहाँ पर SN1 को फॉलो करता है वीक न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर SN2 लिख लिया है, इसको 1 कर लीजिएगा. तो SN1 फॉलोड बाय, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है SN1 इज यूजुअली फॉलोड बाय द वीक न्यूक्लियोफाइल एंड SN2 इज फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. तो जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएंगे तो SN2 प्रोसेस होगी, यानी मैकेनिज्म का पाथ ऐसे होगा कि कार्बन कैटायन नहीं बनेगा. बट व्हेन देयर विल बी अ वीक न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग टू द अल्काइल हैलाइड, तो वो जो पाथ होगा SN1 होगा, वहां पर कार्बोकैटायन फॉलो होता है, वहां पर कार्बोकैटायन बनता है पहले स्टेप में, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. अब जनरली क्या होता है कि जो रिएक्शंस होती हैं इनमें से वीक न्यूक्लियोफाइल यानी जो SN1 पाथ है वो जनरली जो है सेकंड और टर्शरी और सेकंड दिखाते हैं. लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि कितने तरीके हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं. सो दिस इज द सीरीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक न्यूक्लियोफाइल. SN2 रिएक्शन करने वाले जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, दीज आर द लिस्ट: OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, O नेगेटिव PH, यहाँ पर फिनाइल, SH नेगेटिव, थायल नेगेटिव, S नेगेटिव PH, देन KOH, KCN, KOPH, थायोल, KSPH. ये सारे जो रिएक्टेंट हमारे पास रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल फॉलो द पाथ ऑफ SN2. लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ जाता है कुछ इस तरीके का, I नेगेटिव, CH3 नेगेटिव या CS2 नेगेटिव, यहाँ पर CS3 नेगेटिव होगा, देन लोन पेयर विद द NH3, RNH2. तो ये वाले जितने भी हैं H2O, CS3, OH एंड द CS2O, ये सब जो है वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं. तो यहाँ पर ये सीरीज याद रखिएगा कि OH से लेके RNH2 तक आपके पास सारे के सारे जो हैं ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं. वीक न्यूक्लियोफाइल H2O
SN नेगेटिव, ये सब के सब आपके क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल विल फॉलो SN1 पाथ एंड स्ट्रॉन्ग विल फॉलो द SN2 पाथ। तो पहले तो हमें ऐसे ही समझना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इनमें से कोई होगा तो डेफिनेटली, अगर रिएक्शन में नहीं दिया गया है कि आपका कौन सी मैकेनिज्म होगी, तो आपको डेफिनेटली समझ जाना है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, ना कि SN1। SN1 तभी फॉलो होगी जब हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। सो नाउ लेट्स सी कि अदर कंडीशंस क्या हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की क्या कंडीशन होगी, क्या फॉलो। देखिए, जब भी देखा गया मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड, वेन एवर देर इज अ प्राइमरी हैलाइड आपको पता है कि जब किसी भी अल्फा कार्बन में कोई भी अदर सब्स्टिट्यूशन नहीं, ना कि कोई भी अल्काइल ग्रुप ना हो यहाँ पर, तो ये प्राइमरी हैलाइड है। ये भी प्राइमरी हैलाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ CH2 होगा, ये CH3 नहीं, यहाँ पर कोई भी H। तो इस तरीके से CH3 CH2 Cl ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, या फिर डायरेक्टली CH3 Cl लिखाओ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मिथाइल हैलाइड, तो ये भी आपका प्राइमरी हैलाइड होता है। तो जब भी प्राइमरी हैलाइड होगा रिएक्टेंट, तो रिएक्शन का जो पाथ होगा, मैकेनिज्म होगी, वो SN1 फॉलो होगी। ये इसलिए भी होता है क्योंकि SN1 में सबसे पहले हमें ये समझना होता है, दे कैन नॉट इजिली अनाइज। तो यहाँ पर लिखा है कि SN1 दे आर पुअर सबस्ट्रेट फॉर द SN1, यानी वो SN1 पाथ नहीं होगा, सॉरी। तो SN1 पाथ इसलिए फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन कैटायन नहीं बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रमोट करते हैं अल्काइल हैलाइड टर्शरी में कि ये कार्बन कैटायन बन जाए। यहाँ पर से ब्रेकिंग हो गया, ब्रेकिंग इजीली हो जाती है, तो कार्बन कैटायन यहाँ पर इजीली बनता है और वो स्टेबलाइज्ड भी होता है। लेकिन वहीं पर ही हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कोई भी कार्बन कैटायन इजीली बनता हुआ नहीं देखते हैं। तो इसीलिए मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड SN1 फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन कैटायन बनेगा ही नहीं। और वहीं पर ही आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम SN2 ले, तो SN2 में टर्शरी और सेकेंडरी ये फॉलो नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप टर्शरी ग्रुप ले लेंगे तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये अपने बल्की ग्रुप होने के कारण, यानी इतना साइज में ऐसा ग्रुप जो कि रिपल्शन करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, उसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा। तो SN2 के लिए हमारे पास रिलेटिवली बहुत अच्छा रिएक्टिव इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड हो जाएगा प्राइमरी हैलाइड, यानी SN2 में फॉलो होगा प्राइमरी हैलाइड और SN1 में फॉलो होगा टर्शरी हैलाइड। अब समझने वाली बात है कि इसमें सेकेंडरी का क्या रोल है। देखिए, सेकेंडरी की एक बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत अच्छी उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो आपका SN2 और SN1 दोनों ही दिखाने में क्या होता है, एबल होता है। यानी उसकी एबिलिटी जो है आपकी SN1 और SN2 दोनों ही दिखा सकती है। जनरली हम ये देखते हैं कि इन द टर्शरी केस देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इज SN1 if the nucleophile is weak, and if the nucleophile is strong, that is SN2। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी SN2 रिएक्शंस होनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई प्राइमरी हैलाइड ले लेता हूँ, अगर इसको आप इजीली समझें, ये H है और कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल है, सपोज OH नेगेटिव आया, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें पहले वाला इफेक्ट भी जो है इंक्लूड है। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली ईगरली देना चाहता है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, तो जबरदस्ती या एक तरीके से फोर्सली देगा। तो फोर्सली देने के बाद ये मजबूर करता है कि यहाँ पर क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना। तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, ये वेट नहीं करते कार्बन कैटायन बनने का। SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करते कार्बन कैटायन बनने का, डायरेक्टली अटैच्ड हो जाते हैं। डायरेक्टली अटैच्ड होने के बाद धीरे धीरे अब बॉन्डिंग जो है अल्काइल हैलाइड से ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन कैटायन हमें नहीं दिखता है। बट वहीं बात करें हम SN1 में, तो SN1 में हमें ये दिखता है कि वहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए, जैसे हमारे पास H2 है, तो इस वीक न्यूक्लियोफाइल को ये वेट करता है कि पहले जो है अल्काइल हैलाइड बीच में ब्रेक हो जाए, यानी अगर हमारे पास जो कार्बन कैटायन है वो पहले बन जाए, क्योंकि ये वीक है, ये डोनेट करने की इतनी टेंडेंसी, इतनी हाई टेंडेंसी नहीं है, इतना फोर्स नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पा रहा और देना चाह रहा है। तो ये वेट करता है, इसको कोई मतलब नहीं कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने जाए। ये तो तभी अटैक करेगा जब ये किसी कहीं न्यूक्लियोफिलिक एरिया देखेगा, यानी यहाँ कहीं पर न्यूक्लियस देखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग होते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉन्डिंग ब्रेक होगी, बॉन्डिंग ब्रेक होते ही ये कार्बन कैटायन बनेगा, तो ये अटैक करेगा, क्योंकि अब इसे पता लग गया, क्योंकि वीक है, इतनी टेंडेंसी इसकी है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को दे सके। इसे तो तभी देने की टेंडेंसी होगी जब कहीं पर ये पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल देखे। SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में डायरेक्टली अटैच करता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो वेट नहीं करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को तुरंत दे देते हैं, जिसमें मजबूरन कार्बन को क्लोराइड का या किसी भी हेलोजन का साथ छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से SN1 और SN2 के मैकेनिज्म की छोटी सी एक जो है समरी थी। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट है। तो सबस्ट्रेट में भी हमने देख लिया कि प्राइमरी हैलाइड ये जाएंगे SN2 में। क्यों? क्योंकि SN2 में प्राइमरी हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप होता है
वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। लेकिन टर्शरी में क्या होता है कि हाँ, ये SN2 तो नहीं जा सकता। SN2 इसलिए क्योंकि अगर अल्काइल ग्रुप कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करने भी आएगा तो ये इजीली नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये हमें इसको इजीली समझना है। देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं टर्शरी हैलाइड है टू हिंडर टू अंडरगो द SN2। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि अगर हम देखें कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो इस बल्कि ग्रुप, मान लीजिए ये आपका हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है ये इनका बल्कि नेचर है, ये एक तरीके से शील्ड जैसी बना देगा, रिपल्शन रिपल्शन करेगा, हिंड्रेंस करेगा। तो ये हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 तो नहीं कर पाएगा क्योंकि आ ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए इस वजह में यहाँ पर SN2 फॉलो नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि ये कार्बन जो है या तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सॉरी इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद कोई वीक न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करना तो चाहता है लेकिन क्या करें, यहाँ पर बल्कि ग्रुप है तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म टर्शरी में फॉलो नहीं होती है, वो केवल प्राइमरी में होती है। प्राइमरी में ऐसा कोई बल्कि ग्रुप नहीं होता है। एक आपका अल्काइल ग्रुप है, दूसरा आपका हैलाइड है, बाकी दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं अटैक करने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी हैलाइड की, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड का जो पाथ होता है वो SN2 फॉलो होता है, टर्शरी का SN1 होता है। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। अब हम काइनेटिक की बात करते हैं। जनरली आपको बहुत बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि जब हम SN1 मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और SN2 भी, कि वाई वी कॉल दिस इज SN1 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ फॉलो होता है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इसलिए अब आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा कि आपको पता है कि OH कोई भी आपका सपोज न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा अनलेस देयर इज एन कार्बन कैटायन, जब तक कार्बन कैटायन ना बने। अब अगर कार्बन कैटायन बनेगा ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन ये पार्टिसिपेट क्यों करेगा, जब तक यहाँ पर कोई कार्बन कैटायन ना बने। आई एम टॉकिंग अबाउट द SN1। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की इन्वॉल्वमेंट तभी होती है जब तक कि वहाँ कोई कार्बन कैटायन ना आए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड भी ले लें और कंसंट्रेशन ऑफ कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले ले तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का तो इन्वॉल्वमेंट तभी होगा ना जब यहाँ पर कोई कार्बन कैटायन बने। तो इसका मतलब नो मैटर हाउ अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल वी टेक, कितना भी ले लो आप, रिएक्शन उस पर डिपेंड करती ही नहीं है। वो सिर्फ डिपेंड करेगी आपके एक रिएक्टेंट में, दैट इज अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं। इसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना, इसने तो पार्टिसिपेट तभी करना है जब यहाँ पर ब्रेकिंग हो, और वो ब्रेकिंग वाली जो स्टेप होती है वो स्लोएस्ट स्टेप होती है, यानी वो कार्बन कैटायन में कन्वर्ट होता है। यहाँ से अल्काइल हैलाइड जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप में होगा और ये कार्बन कैटायन बनेगा। और ये वाली जो स्टेप होती है यही इसकी स्लोएस्ट स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट केवल एक अल्काइल हैलाइड का है। H2O का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं। H2O यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो तब अटैक करेगा जब इसमें क्या है, कार्बन कैटायन बनेगा, वो सेकंड स्टेप में आएगा जो कि फास्ट स्टेप है। इसकी मैकेनिज्म मैंने लेक्चर नंबर 6 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म SN1 में बता रखी है। प्लीज इसको देखिएगा कि किस तरीके से H2O रिएक्ट करता है इसकी मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर इसीलिए इसके काइनेटिक ऑर्डर को जो है आपका ये बताया गया है कि ये आपका SN1 में फर्स्ट ऑर्डर है और SN2 में सेकंड ऑर्डर क्यों है। SN2 जो है आपका बायोमोलिकुलर है, उसमें ऑर्डर सेकंड इसीलिए है कि यहाँ पर OH नेगेटिव जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये पहले अटैक करता है, ये वेट नहीं करता, ये डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेकिंग होनी पड़ती है। अब यहाँ पर कार्बन को मजबूरी में Cl को दूर भगाना पड़ता है, यानी इसको रिलीज करना पड़ता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और वहाँ से अगर ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बन भी रहा है तो ये OH नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कार्बन कैटायन की कंडीशन यहाँ आती ही नहीं है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है दोनों पर है, न्यूक्लियोफाइल पे भी है और अल्काइल हैलाइड पे भी है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल की वजह से ही SN2 प्रोसेस हो रही है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक ही ना करे तो ये तो ब्रेकिंग होगी ही नहीं प्राइमरी हैलाइड में। यानी OH नेगेटिव जब तक अपना फोर्सली इलेक्ट्रॉन ना दे, इसकी टेंडेंसी बहुत हाई होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जब तक ये इन्वॉल्व ना हो तो ये रिएक्शन SN2 पाथ फॉलो करेगी ही नहीं। यानी ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे बोथ द रिएक्टेंट आर रिस्पॉन्सिबल। तो कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का बढ़ाएं या फिर हम रिएक्टेंट का बढ़ाएं, दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे इससे पहले वाले में केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड था, क्योंकि जब तक कैटायन बनता नहीं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक था। यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करते हैं, ये अपने डायरेक्टली अटैच कहीं भी अल्काइल हैलाइड देकर के अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, फोर्सली देने आते हैं, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड के बीच में ब्रेकिंग होती है, फिर SN2 पाथ फॉलो होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो बहुत कम समय के लिए बनती है, एक ऐसी स्टेट जो कि तय करती है कि प्रोडक्ट क्या होगा।
Now, this is called the kinetic, where we find out the order, where we find out the rate determining step. तो हमें पता चल गया कि जब कार्बन कैटायन बनता है SN1 में, वही आप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट वाला स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. नाउ देर इज अ लिटिल समरी, जहाँ पर हमने SN1, SN2 और टर्शरी, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिवाइड किया है. जैसे कि अभी मैंने इजी लैंग्वेज में यहाँ पर ये लिखा है कि कार्बन कैटायन SN2 में नहीं बनता है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है. SN1 में जो है बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है टर्शरी के केस में, तो वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, सॉरी ये इन द प्राइमरी केस. तो जब यहाँ पर कोई भी टर्शरी आता है तो तभी वो कार्बन कैटायन बनता है. कार्बन कैटायन बनने के बाद ही आपका जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. और जो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी जो है दोनों ही SN1 और SN2 दोनों ही दिखाता है, जिसको हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं. तो SN1 करने के लिए हमने समझा कि SN2, सॉरी सेकेंडरी जो है SN1 और SN2 दोनों दिखाएगा. कब SN2 दिखाएगा? जब न्यूक्लियोफाइल मोस्टली नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि आपके क्या हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो. प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा. ये कंडीशन, दिस कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर इस तरह के न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो यानी नेगेटिव चार्ज वाले या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि वेट नहीं करते, नेगेटिव चार्ज अपना ईज जिनकी बहुत हाई होती है किसी को डोनेट करने की, तो तभी आपका SN2 फॉलो होता है. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट आपका ए प्रोटिक हो, प्लीज याद रखें ए प्रोटिक. ए प्रोटिक का मतलब हो गया कि एक ऐसा जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है पोलर सॉल्वेंट की तरह. क्योंकि ये आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये एक तरीके से एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि इनर्ट सॉल्वेंट है. यहाँ पर ये प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डेवलप कराता है, लेकिन यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को ट्रैप नहीं किया जाता. तो अगर आपके पास सॉल्वेंट ए प्रोटिक है, या फिर उसमें लिखा है DMF, डायमिथाइल फॉर्माइड, ये भी ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, या फिर DMSO, डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, और एसीटोन, तो ये अगर आपके सॉल्वेंट है तो इसका मतलब मैकेनिज्म फॉलो होगी SN2. मैं फिर से बता देता हूँ कि इनका रोल क्या है. देखिए, ये एक सॉल्वेंट है जो कि क्या करता है, पोलराइज्ड फॉर्म में, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर OH नेगेटिव भी अटैक करता है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूँ, और यहाँ H है, तो ये जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये इस Cl नेगेटिव को ट्रैप नहीं करते हैं. यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं होता इसको ट्रैपिंग करने का. तो इसी वजह से यहाँ पर ये अगर सॉल्वेंट आ जाए, DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड, या DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड और एसीटोन, तो आप समझ जाइए कि रिएक्शन का पाथ या रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीटली SN2 है. ठीक. दूसरा आपका लीविंग ग्रुप. अगर लीविंग ग्रुप जितना ज़्यादा आपका लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए. देखिए, लीविंग ग्रुप में क्या है कि इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वीक एसिड. तो लीविंग ग्रुप को भी हमने ध्यान में देखना है कि हमारे पास लीविंग ग्रुप कितना बढ़िया है. जैसे कि आपको समझना है कि लिविंग ग्रुप में हमारे पास अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड है, ये आपका लिविंग ग्रुप है. सपोज आपका मान लीजिए अल्काइल हैलाइड में ये आपका अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ से कोई OH ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी इजीली जो है ये स्ट्रांगली अटैक करेगा. अब लिविंग ग्रुप कौन बेटर हो सकता है, ये हमने बात करी थी SN2 मैकेनिज्म के लेक्चर में भी. मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ. लिविंग ग्रुप वो होता है जिसमें वीक बेस हो, यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता हूँ, जो स्टेबलाइज कर सके. देखिए, मान लीजिए Cl ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया है. Cl ने इलेक्ट्रॉन, मैं इसको हटा देता हूँ. मान लीजिए Cl ने यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करके यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है. तो लीविंग ग्रुप बेस्ट तो वो होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन वीक बेस हो. वीक बेस मतलब लुईस वीक बेस, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करना चाहता हूँ, यानी इसको स्टेबलाइज को रख सकता है. जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में भी यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी जो है नेगेटिव चार्ज को ईजिली क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं. तो इसलिए वो क्या है कि बेस्ट है, वो आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, हो जाएंगे, ईजिली चले जाएंगे. जैसे कि आयोडीन आई नेगेटिव. सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द लिविंग ग्रुप ऑल्सो. ये SN2 की बात थी सेकेंडरी में. अब सेकेंडरी में हमें पता है कि ये SN2 और SN1 दोनों ही फॉलो कर सकता है, क्योंकि सेकेंडरी के पास दोनों ऑप्शन होते हैं. तो अगर न्यूक्लियोफाइल अनचार्ज हो मेनली, या फिर आपके पास कोई वीक न्यूक्लियोफाइल हो, मोस्टली आपको तो याद रखना चाहिए वीक न्यूक्लियोफाइल. वीक और स्ट्रॉन्ग की मैंने लिस्ट बनाई है, ये सारे वीक न्यूक्लियोफाइल ही हैं. तो अगर आपके पास अनचार्ज और मोस्टली वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, अनचार्ज इसलिए क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. देखिए, चार्ज वालों को स्ट्रॉन्ग इसलिए भी बोला जाता है कि वो उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने में जो एनर्जी लगा रहे हैं वो चाहते ही नहीं उसको होल्ड करें, वो इजीली देना चाहते हैं. जैसे Cn नेगेटिव, तो ये डोनेट करने चाहते हैं, तो ये अपने पास रखेंगे नहीं, तो फोर्सली अटैक करते हैं, इसलिए SN2 फॉलो होता है. लेकिन यहाँ पर जितने भी हमारे पास H2O हैं, इन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल स्टेट में ऑलरेडी है. तो ये कहाँ से, इनके ऊपर कोई एनर्जी का बर्डन नहीं, कोई स्टोरेज का बर्डन नहीं, यानी इनको इस लोन पेयर को संभालने के लिए कोई एनर्जी खास तौर पे यूज़ नहीं करनी है. तो ये तभी अटैक करते हैं जब कहीं कार्बन कैटायन दिखे, यानी कहीं पर ऐसा जिसको रिक्वायरमेंट हो. जैसे H2O तभी अटैक करेगा जब कहीं कार्बन कैटायन बने, वरना वो बेवजह जो है, अगर यहाँ पर क्लोराइड लगा हुआ है
तो वो आकर के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में, वो अपने आप को अनस्टेबल क्यों बनाएगा? वो तो तभी अनस्टेबल बनाएगा ना जब तक उसको क्या है, एक रीज़न मिले। रीज़न मिलेगा, रीज़न कब मिलेगा? जब ये कार्बन कैटायन बन जाएगा। और कार्बन कैटायन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली जो है वाटर हो गया, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है। यहाँ पर वाटर का बहुत बड़ा रोल है। वाटर क्या करता है, एक रिपल्शन करता है, जैसे कार्बन और Cl नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन है, तो ये इनके बीच के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को कम कर देगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, इंसुलेटर मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने के सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को बहुत वीक कर देगा। और इसमें से जो इसके H पॉजिटिव आयंस होंगे वो Cl नेगेटिव को ट्रैप भी कर देंगे, क्योंकि जब ये कार्बन कैटायन बनेगा SN1 के लिए, तो वहां पर जैसे ही कार्बन कैटायन बना और Cl नेगेटिव अलग हुआ, तो अब ये Cl नेगेटिव वापस भी तो जा सकता है, तो ये इसको नहीं जाने देगा। H पॉजिटिव इसको अपने चारों तरफ से ट्रैप कर देगा। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल होता है। वरना न्यूक्लियोफाइल के अटैक हो नहीं पाए, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल जो है उतना वीक है, ये तो स्ट्रांग है नहीं। ये तो कार्बन कैटायन के पास तभी आएगा जब वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के लिए Cl नेगेटिव दोबारा आ जाए, तो ये H पॉजिटिव उसको रोकते हैं, तो इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आप समझ जाइए कि मैकेनिज्म का जो पाथ है वो SN1 होने वाला है। इसमें से जो लीविंग ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे? देखिए यहाँ पर कुछ लीविंग ग्रुप है जिनके कॉन्जुगेट बेस भी होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो यहाँ पर बेस्ट लीविंग ग्रुप आपके हेलाइड Cl नेगेटिव आयन, एक्स नेगेटिव आयन यानी हेलाइड नेगेटिव आयन में भी सीरीज आपकी I नेगेटिव सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, और फिर आपका फ्लोरीन नेगेटिव। ये आपके बेस्ट लिविंग ग्रुप की सीरीज है इन द हेलोजन। हमारे पास और भी ग्रुप है, जैसे कि नाम है TSO नेगेटिव, इसका नाम है टॉसिलेट। प्लीज रिमेंबर इट्स टॉसिलेट। तो TSO जिसका शॉर्ट फॉर्म है, टॉसिलेट इसका नाम है, टॉसिल ग्रुप से आया है। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है पैरा टॉल्वीन सल्फोनेट, यानी O नेगेटिव S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर बीच में बेंजीन की रिंग, फिर CH3। इसके बाद एक नाम और है जिसका नाम है MSO नेगेटिव यानी मिथेन सल्फोनेट। ये नेगेटिव चार्ज जो दिख रहा है यही आपका क्या है, ये जुड़ा हुआ होगा। मान लीजिए ये X नेगेटिव है, लीविंग ग्रुप है, तो अगर Cl या C कोई जुड़ा हुआ है तो वो रिलीज हो गया है तो X नेगेटिव बन गया। इसी तरीके से अगर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये रिलीज हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉन लेके चले गया और कार्बन को कैटायन बना दिया, तो ये आपका बन गया O नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आपके बेस्ट लिविंग ग्रुप हैं, इनके नेम यही हैं। यहाँ पर MSO का नाम है मिथेन सल्फोनेट, इसका नाम हो गया O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O CH3। एक और है जिसका नाम है आपका ट्राइफिलेट, इसको OTF को ट्राइफिलेट भी बोलते हैं, इसका नाम होता है ट्राइफ्लोरोमिथेन सल्फोनेट। देखिए तीनों को अगर आपको याद रखना है तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसमें से O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O यानी SO3 नेगेटिव तो सब में कॉमन है, ये आप इजीली देख सकते हैं, SO नेगेटिव तो सब में कॉमन है। बस इसमें जो कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं वो ट्राइफिलेट OTF में जो है ट्राइफ्लोरोमिथेन है यानी CF3 आ गया, मिथेन सल्फोनेट में CH3 आ गया, और पैराटोल्वीन सल्फोनेट टॉसिलेट में बेंजीन की रिंग यानी यहाँ पर आ गया टोल्वीन आ गया। तो टोल्वीन आ गया, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हैं जो कि आपके बहुत अच्छे तरीके से SN1 को फॉलो करते हैं। अगर ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है तो इसका मतलब और ये लिविंग है, प्लीज याद रखिएगा सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक होना चाहिए। अगर ए प्रोटिक होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो याद रखिएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो और आपके पास बेस्ट लिविंग ग्रुप ये है। हेलोजन में आपके पास मैंने सीरीज बता दी I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो आपका मैकेनिज्म का पाथ जो है वो SN1 फॉलो होगा। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है CH3Br है। अच्छा ये एक चीज़ और याद रखनी है, ये कैसे पता चलेगा कि SN2 है? तो हाँ वही हम इसमें हमने इतनी सारी कंडीशन जो पढ़ी उन्हीं को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी तो मैंने इसको SN2 के प्रोसेस में लिखा है, लेकिन कैसे, ये देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो करता ही SN1 है, SN2 है। आपको अभी भी बताया कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो इजीली कार्बन कैटायन नहीं बनाता है ना। जब ये कार्बन कैटायन बनेगा ही नहीं, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इजीली जो है इसको फोर्सली जो है SN2 फॉलो करेगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज अ SN2, प्लीज रिमेंबर। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज गो द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज गो आफ्टर द SN1 मैकेनिज्म। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, याद रखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इन्वर्जन होता है। मतलब कि मान लीजिए ये आपका CH3 है और इसमें आपका ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक प्लेन में हो गए, और ये इस तरीके से मैं इसको वेज फॉर्म में और डैश फॉर्म में बना दे रहा हूँ। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है और ये आपका जो है Br है।
ये बच्चों इसको वेज एंड डैश फॉर्म बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर ये वाले एच जो हैं ये एक प्लेन में आ गए। मान लीजिए आपकी जो स्क्रीन है इसमें लेफ्ट और राइट में ये हो गए। ये जो आपका वेज एंड डैश बना हुआ है, ये वेज जो है स्क्रीन से नीचे जा रहा है और डैश ऊपर आ रहा है, तो 3D हो गया, आप समझ गए होंगे। अगर ये स्क्रीन है आपकी और ये कार्बन है, तो लेफ्ट में एच, नीचे डाउन में एच। लेकिन ये जो डैश, ये आपका जो वेज फॉर्म बना है और ये डैश फॉर्म बना है, वेज जो है स्क्रीन से नीचे जा रहा है 3D में, और ये स्क्रीन से ऊपर आ रहा है। तो आपको ये समझना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी है कि अगर अल्काइल हैलाइड आपका SN2 फॉलो हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ से अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। ये समझना है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये डायरेक्टली अटैक तभी करेगा। ये तो डायरेक्टली अटैक करना चाहता है, लेकिन ये यहाँ से क्यों अटैक करेगा, ऊपर से अटैक क्यों करेगा। मान लीजिए ये ऊपर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर BR ऑलरेडी है, तो ये रिपेल करेगा। तो ये तो नीचे से आने की कोशिश करेगा ना। तो इसको नीचे से आने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एच वाली साइड से अटैक करने आ रहा है OH, क्योंकि यहाँ से इसको बेनिफिट है, इजीली रिपल्शन नहीं होगा ना इसके कारण। तो अब समझिए कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो OH की साइड से तो बनेगा, OH नीचे को ही बनेगा। तो यानी जहां पर पोजीशन BR की अबव साइड है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में OH जो है एज अ प्रोडक्ट अपीयर होगा। यानी इसीलिए इसको लेफ्ट साइड में लिखा है, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। यानी जिस डायरेक्शन में स्पेशल, जिस 3D स्पेस में जहां पोजीशन थी अल्काइल हैलाइड की, उसके ठीक अपोजिट में आना, ये आपका हो गया क्या, इन्वर्जन। अब बात करते हैं ये वाले की। इसमें SN1 क्यों फॉलो हुआ, क्योंकि ये आपका कैसा है, ये आपका प्राइमरी, ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड किया जाते हैं SN1 मैकेनिज्म। क्यों, हमें पता है कि ये इजीली जो है कार्बन कैटायन बना देते। अब कार्बन कैटायन बन गया तो कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि H2 अटैक कर लेगा। और आप यहाँ इससे भी समझ सकते हैं कि H2O ऐड किया हुआ है, H2O इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ OH ऐड किया हुआ, तो आप इससे भी समझ जाइए कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये तो वेट करेगा नहीं, ये तो डायरेक्टली अटैक करेगा अदर साइड से। तो H2O तो वेट करेगा कार्बन कैटायन के बनने का, और कार्बन कैटायन कौन बनाएगा, आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड इजीली फॉर्म्स अ कार्बन कैटायन। यहाँ पर CH, क्यों, इसका रीजन भी यही है कि जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, मान लीजिए BR नेगेटिव चले गया, तो यहाँ पर इतने सारे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन से 9 अल्फा हाइड्रोजन से, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इस कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। ये हमने SN1 के कंडीशन में पढ़ा है कि कौन सी प्रेफर की जाती है, कब SN1 फॉलो होता है, जहां पर कार्बन कैटायन जो है मोस्टली स्टेबल हो। यानी कौन बहुत अच्छा, हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स है जिसमें हमने ये देखा कि कौन बहुत अच्छा जो है SN1 फॉलो करेगा, तो वही अच्छा करेगा जिसका कार्बन कैटायन बहुत इजीली स्टेबल हो। यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड का कार्बन कैटायन इसीलिए स्टेबल है क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये इजीली जो है SN1 दिखा सकता है। अब बात यह है कि प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट यहाँ पर भी जो है आपका एक लेफ्ट में OH जुड़ा है और राइट में, यानी दो पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए इसको रेसिमाइजेशन कहा गया है। मतलब आपने ऐसे समझना है कि ये आपका जब कार्बन कैटायन बन गया, क्योंकि ये तो H2O की अटैकिंग तो तभी पॉसिबल होगी ना जब कार्बन कैटायन बनेगा। ये OH की तरह डायरेक्ट जुड़ने के बाद नहीं आएगा, ये तो जुड़ा उस डायरेक्शन से, इसके इसके जुड़ने के बाद, इसके ऐड होने के बाद ही BR बाहर आया। लेकिन यहाँ BR बाहर हो गया मान लीजिए, और ये कार्बन कैटायन बन गया, जिसमें से मैं इन तीनों CH3 को एक प्लेन में बना दे रहा हूँ। मान लीजिए लेफ्ट राइट ये एक प्लेन में। लेकिन अब जो ये p ऑर्बिटल बनेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ये आपका 3D में बन गया है। 3D मतलब स्क्रीन से ऊपर को जा रहा है पॉजिटिव वाला, जो ये ऑर्बिटल का ये वाला हिस्सा स्क्रीन से ऊपर को, ये स्क्रीन से नीचे समझ लीजिए। अब जो H2O आएगा वो अटैक करने के लिए ऊपर से भी आ सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और ये डाउनवर्ड साइड से भी आ सकता है। इसके पास तो दो ऑप्शन है ना, यानी इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं रिपल्शन करने, क्योंकि ये SN1 फॉलो कर रहा है। तो कार्बन कैटायन बनने के बाद आता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, जब तक कार्बन कैटायन बनेगा नहीं तब तक अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो जैसे ही, या तो ये ऊपर से भी आ सकता है। अगर ये ऊपर से आया तो मान लीजिए यहाँ को BR था, सपोज यहाँ पर BR था पहले, तो BR चले गया, तो OH अगर ऊपर से आ गया तो वही साइड में BR OH भी तो जुड़ गया। समझिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि इसको BR पहले यहीं था, और BR जब यहीं था तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, चले गया, तो अगर OH ऊपर से अटैक कर रहा तो वो ये उसी पोजीशन में आ गया जहां BR था। या फिर ये भी हो सकता है कि OH की अटैकिंग जो है डाउन साइड से आ जाए, यानी स्क्रीन में ये 3D में स्क्रीन से ऊपर और स्क्रीन से नीचे जा रहा है ना ऑर्बिटल, तो OH नीचे से भी आ जाए तो लेफ्ट साइड में बन सकता है। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने के हमारे पास ऑप्शंस हैं वो रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रिटेन किया, जिस पोजीशन में BR था OH बना, और इन्वर्जन दोनों ही बन सकता है। ये आपको समझना है। तो रिएक्शन में हमेशा याद रखिए, अगर SN1 फॉलो होगी तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनेगा, और अगर SN2 है तो ओनली एंड ओनली इन्वर्जन इज पॉसिबल। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, एक कुछ नाम है, जिसमें से हमने वेज फॉर्म में दिखा रखा है इसको। यानी ये आप समझ लीजिए, मान लीजिए स्क्रीन से ऊपर एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पर, वो उन्होंने दिखाया नहीं है, 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट है, तो हाइड्रोजन मान लीजिए स्क्रीन से नीचे है और ये प्लेन में है। ऐसे समझ लीजिए ये आपका इस तरीके से हाइड्रोजन, यहाँ पर भी CH3, यहाँ भी CH3 है, स्क्रीन में है,
और ये Cl ऊपर आ रहा है स्क्रीन से, और नीचे को हाइड्रोजन है जो कि आपका वेज एंड डैश फॉर्म में है। अब अगर मान लीजिए इसमें हम जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए DMF यूज़ करते हैं, डाईमिथाइल, अभी फॉर्माइड हमने पढ़ा, तो क्या फॉलो करेगा ये SN2। अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, ये तो पोलर ए प्रोटिक था, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया H2O, तो इसका मतलब ये SN1 फॉलो करेगा। तो आपको ऐसे समझना है कि अगर DMF या फिर कोई पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन, अगर ये ग्रुप जुड़ गए हैं तो आपको क्या करना है, समझ जाना है कि SN2 फॉलो होने वाला है। यानी जो इसमें से CN नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो CN नेगेटिव है, ये डायरेक्टली पहले अटैच करेगा, तब जाकर के Cl अलग होगा, और ये उस डायरेक्शन से अलग अटैक करेगा जहां से अपोजिट में Cl हो। अगर Cl वेज फॉर्म में है, यानी स्क्रीन के ऊपर से लाया कर रहा है, तो CN की अटैकिंग डायरेक्शन स्क्रीन के नीचे से होगी, यानी डैश फॉर्म में बन जाएगी। ये देख रखिए आपने। यहाँ पर अगर H2O अटैक करता है जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये वेट करेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर H2O की वर्किंग, H2O के होने की वजह से ही Cl अलग होगा, कार्बन कैटायन बनेगा, तब जाकर के CN नेगेटिव अटैक करेगा। यहाँ पर लेकिन CN के पास दो ऑप्शन है, या तो वेज फॉर्म में भी आ सकता है और डैश फॉर्म में। देखिए वेज फॉर्म मतलब ये हो गया, इसका मतलब जहाँ पर Cl था वहीं से जो है CN आया, क्योंकि Cl जा चुका है ना, कार्बन कैटायन बन गया है, सेम कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जो है HCN जो है दूसरी डायरेक्शन में भी आ सकता है, तो हमने डैश में दिखा रखा है, यानी बिलो द स्क्रीन मान लीजिए। तो इस तरीके से SN2 और SN1 बनते हैं। कुछ कंडीशन यहाँ पर ये भी है जहाँ पर हम ये देख सकते हैं, देखिए ये अलाइलिक है कोई, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और ये Br आ गया। अब ये जो बना रखा है ये वेज फॉर्म में बना रखा है। इन केस अगर OH नेगेटिव डालते तो याद रखिएगा OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्लीज। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब इसकी अटैकिंग कैसी होगी, SN2 होगी, यानी ये वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। इसके अटैक करने के बाद ही Br बाहर आएगा, और अटैक करने की पोजीशन कहां से होगी, जहां Br होगी इसके तो ठीक अपोजिट होगी। तो अगर ये वेज है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्जन, प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक CH3OH डाला है, तो यहां पर CH3OH डालने के बाद ये आपका डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, तो ये सबसे पहले वेट करेगा कि कार्बन कैटायन कब बनेगा, जिसमें टाइम लगता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। जब कार्बन कैटायन बनेगा तब CH3OH नेगेटिव की एंट्री होगी, और ये एंट्री उसी डायरेक्शन से भी हो सकती है जहां पर Br था, और उसके अपोजिट भी हो सकती है, यानी रिटेंशन भी बन सकता है और आपका इन्वर्जन भी बन सकता है। यहाँ पर एक केस हमारे पास और है, सेम ऐसे ही बेंजाइलिक फॉर्म में भी है। अब याद रखिए कि ये एक ऐसे केसेस है जहां पर प्राइमरी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक इसमें समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा अपोजिट हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा पढ़ा था अभी तक कि प्राइमरी वाला मोस्टली दिखाएगा क्या, SN2। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्वेंट में अगर न्यूक्लियोफाइल ही CH3 वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या ऑप्शन है, तब तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। तो हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा नहीं SN2 के लिए, वीक न्यूक्लियोफाइल तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इन प्राइमरी। हम प्राइमरी में ही SN2 और SN1 पढ़ रहे हैं, जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट को देखा था कि प्राइमरी जो होते हैं वो SN2 फॉलो करते हैं, टर्शरी वाले SN2 करते हैं, जबकि सेकेंडरी दोनों करते हैं। लेकिन ये वो केस है जहां पर एक तरीके से लूप होल समझ सकते हैं कि प्राइमरी वाले भी SN2 और SN1 दिखा सकते हैं, अगर कंडीशन आपकी कुछ ऐसी हो कि सॉल्वेंट आपका वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो फॉलो होगा SN1, और अगर सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो फॉलो होगा आपका SN2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज प्राइमरी ऑलवेज गो आफ्टर द SN2 और टर्शरी ऑलवेज गो आफ्टर द SN1। यहाँ पर कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट को देख के समझना है, हमें कंडीशन को देख के भी समझना है, हमारे पास रिएजेंट में हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है या ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। हमें सारी कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए, देखिए ऑब्जर्वेशन के बेस में ही तय किया जा सकता है कि वेदर द रिएक्शन इज एट SN2 एंड SN1। दिस इज द रीजन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला केस भी देख लीजिए, यहाँ पर ये प्राइमरी हैलाइड है। अब प्राइमरी हैलाइड है तो कायदे से इसको तो केवल SN2 करनी चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास एक तरीके से DMF यानी डायमिथाइल जो है फॉर्माइड डाल दिया जाए सॉल्वेंट, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी डाल दिया जाए, वाटर डाल दिया जाए, तब तो इसके चांसेस SN2 करने के भी है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, रिपल्शन करवाएगा, ब्रेक करके कार्बन कैटायन बनवाएगा, इसको ट्रैप करेगा। तो ऑप्शंस हमारे पास दोनों हो सकते हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि प्राइमरी और टर्शरी हो। प्राइमरी भी जो है आपका SN2 भी दिखा सकता है और SN1 भी दिखा सकता है। तो इसका मतलब अगर DMF और NaOH पीएच है, तो बस सीधी सी बात है, इसमें से O नेगेटिव पीएच जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक कहाँ से करेगा, ये आपकी इस तरीके से अटैक करेगा जहां से क्या हो आपका ये आप सॉरी ये SN2 फॉलो कर रहा है, SN2 फॉलो कर रहा है, तो आपके जस्ट अपोजिट से जहां पर Cl होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। यानी मान लीजिए स्क्रीन से ऊपर आ रहा है Cl वेज फॉर्म में, तो डैश फॉर्म में क्या बनेगा, OH O नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि वेज जो है वो 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, वेज एंड डैश। तो वेज अगर स्क्रीन में आ रहा है, मान लीजिए ये आपका H इधर चले गया, ये बेंजीन नीचे है और ये इस तरीके से है, तो ये जो Cl है ये ऊपर है और इसमें से एक हाइड्रोजन हम नीचे मान लेते हैं।
तो आपका जो O नेगेटिव पीएच आएगा ये अपोजिट ऑफ Cl आएगा, तो O नेगेटिव पीएच। अगर पोलर सॉल्वेंट हो तो इसका मतलब क्या होगा, फॉलो कैसा होगा पाथ, पोलर सॉल्वेंट हो तो समझ जाइएगा पाथ का जो फॉलो होना है वो SN1 होना है। प्राइमरी SN1 कर रहा है, जबकि प्राइमरी क्या करते हैं SN2। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए। प्रोडक्ट दोनों बनने के चांसेस है, वेज भी बन सकता है डैश भी, क्योंकि कार्बन कैटायन बनने के बाद इसकी एंट्री होगी। तो इसका मतलब क्या, OH आपका वेज फॉर्म में भी बन सकता है और डैश फॉर्म में भी बन सकता है। तो ये हमारे पास ये वाले जो है हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी है। देखिए CH3 देन सेकेंडरी कार्बन है यहाँ पर और Br जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि जो NaSPH नेगेटिव है इसमें से हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कौन है, S नेगेटिव पीएच है, यानी आपका ये पीएच यानी फिनाइल है, S नेगेटिव यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है, DMF लिखा हुआ है। अब DMF है तो समझ जाइए सॉल्वेंट आपका ए प्रोटिक है, ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्वेंट इज ए प्रोटिक। DMF DMSO डाइमेथाइल ऑक्साइड ऑक्सोड, ठीक है, एसीटोन अगर लिखा हुआ है तो ये हमारा पाथ कैसा फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा, ना कि SN1, क्योंकि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये जो कॉन्सेप्ट लगाएगा यानी जो पाथ चलेगा ये चलेगा आपका SN2 मैकेनिज्म में। अब SN2 मैकेनिज्म में कौन सा चलेगा, ये S नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, हमारे पास इतने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आंसर कौन सा सही है। देखिए आंसर ये वाला सही है, आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि कहीं भी S नेगेटिव इस तरीके से यहाँ तो जुड़ेगा नहीं इन पोजीशंस में। ये इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर से हमारा ब्रेकिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ पर से ये तो अटैक वहाँ पर करेगा ना जिस कार्बन से क्या हो, जिस कार्बन में क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक स्टेज दिखने वाली है, जहाँ पर से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्ट अटैक करेगा। तब यहाँ पर क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Br से करेगा, क्योंकि Br अगर वेज है तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, डैश है। तो इसी वजह से इसको हमने आंसर को सही माना। अगर आप कहते हो ये वाला तो रॉन्ग है, देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं, लेकिन ये अंतर है कि यहाँ पर जहाँ Br जिस डायरेक्शन में अगर वेज में है तो प्रोडक्ट भी वेज बन रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि Br जिस डायरेक्शन में Br है, मान लीजिए स्क्रीन के ऊपर Br है, स्क्रीन से ऊपर परपेंडिकुलर Br आ रहा है, तो परपेंडिकुलर ये S नेगेटिव पीएच अटैक नहीं कर सकता, उसको अपोजिट डायरेक्शन से ही आना पड़ेगा, यानी वेज फॉर्म में ही आएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस में आज हमने ये समझा कि कैसे कोई रिएक्शंस SN2 और SN1 फॉलो कर सकती है। इसमें हमने कुछ समरी को भी हमने डिस्टिंग्विश किया, उनको डिफ्रेंशिएट किया। सो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। SN2 और SN1 के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ऑलवेज कम इन द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज IIT एंड द JEE इन द नीट। तो प्लीज़ आप इसको स्टडी करते रहिए, इनके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।